हज़ारों की तादाद में जैसे ही सीज़फायर के बारे में अनाउंसमेंट हुआ गज़ा सिटी में, पूरे गज़ा के अंदर हज़ारों की तादाद में जो लोग गज़ा सिटी से बाहर निकल चुके थे, जो अभी हाल फिलहाल में दोबारा से गज़ा सिटी को रिकैप्चर करने के लिए इजरायली आरडीएफ ने दोबारा से एक कैंपेन लॉन्च किया था गज़ा के अंदर, वो अब रुक गया है, वो अब थम गया है। और जब ये खुशी का माहौल, जब ये अनाउंसमेंट हुई गज़ा सिटी के अंदर, तो पूरे गज़ा के अंदर लोग जश्न मनाते हुए देखे गए। और इस सब के बीच हज़ारों की तादाद में लोग जो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ चले गए थे। इजरायली आईडीएफ ने एक अनाउंसमेंट किया था कि अगर कोई भी एक वाहिद बंदा, अगर कोई भी एक बिल्डिंग के अंदर पाया हुआ मिला, तो उसको ये समझा जाएगा कि हमास का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ आदमी है। लिहाजा इस सब डर के बावजूद जो भी नॉर्थ गज़ा के अंदर था, यानी नॉर्थ गज़ा का मतलब यह है कि गज़ा सिटी के अंदर था, वो सब नॉर्थ गज़ा से निकलकर साउथ की तरफ चले गए थे। और अब वही लोग वापस से नॉर्थ गज़ा को, जो रहने वाले लोग थे, वो साउथ छोड़कर अब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, यानी अपने घरों को अब जाते हुए देखे गए। वीडियो में आप देख सकते हैं बराबर जो नॉर्थ गज़ा के जो लोग थे बराबर अपने घरों को वो जा रहे हैं, अपनी जो सरजमी है वो अपनी सरजमी को जा रहे हैं। लिहाजा इस सब के बावजूद जो अनाउंसमेंट हुई है, इस अनाउंसमेंट के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है यहाँ पर जो प्ले करा है वो डोनाल्ड ट्रंप ने प्ले करा है, क्योंकि अब उनको डर लगने लगा था कि जो इसराइल की जो एक पावर है, जो इसराइल का एक दबदबा है पूरे मिडल ईस्ट से और पूरे यूरोप के अंदर से अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता हुआ उनको अब दिख रहा था। देखिए, आपको यहाँ पर बताता मैं चलूँ कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अज्यूम किया है, जब से वो एज ए प्रेसिडेंट बने हैं, सेकंड एज ए प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, इस सब के बाद बहुत ज़्यादा इसराइल जो है उसने जो रुख अख्तियार किया हुआ था गज़ा के ऊपर, बराबर बहुत ज़्यादा क्रूर हो चुका था। और जब से जो फ्लोटिलिया जहाज़ है 50-60 के आसपास में जो फ्लोटिलिया जहाज़ थे, जब उनको रोका है इजरायली नेवी ने और उनको इंटरसेप्टेड किया है और सबको मतलब भर भर के अशदूद बंदरगाह ले जाएगा, और इस सब के बाद में ले जाने के बाद में उनको बहुत बुरी तरीके से उनके साथ में मिसट्रीटमेंट हुआ है उनके साथ में। और इसको देखते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट तक सब जगह एहतजाज हुआ। और इस एहतजाज में इजरायली जो कंपनीज थी, जो इजरायली लोग थे या अमेरिकन कंपनीज थी, उनकी साख को बहुत ज़्यादा यहाँ पर यह नुकसान पहुँचा। और नुकसान की वजह, सबसे नुकसान क्या है कि फाइनेंशियली तौर पे कुछ कंपनीज ने अपने जो आउटलेट्स थे वहाँ उस शहरों से बंद कर दिए, मिडल ईस्ट से बंद कर दिए। कारफूर, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड, डोमिनोस, इन कंपनीज की साख को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा। और बदले में क्या हुआ, पब्लिक ने क्या क्या दिया, बदले में कम लोगों ने वहां पर पहुंचकर वहां उनको खाना पीने मतलब वहां से नहीं लिए, बल्कि उनका बायकॉट किया। जब वो बायकॉट हुआ तो उनकी फाइनेंशियली जो एक स्ट्रांगनेस थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती हुई दिख रही थी, जिसकी वजह से इसराइल को पूरी तरीके से प्रॉफिट नहीं पहुंच रहा था। और जब प्रॉफिट नहीं पहुंचेगा तो उसके बाद में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो जो कंपनी है वो फाइनेंशियली तौर पर वीक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूट है वो अमेरिका देखिए 7 बार अमेरिका ने यूएन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीटो किया है। मतलब जो और कंट्रीज थी सबने वीटो नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो इसराइल को पाल रहा है। देखिए, इसराइल जो है एक छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा सा मुल्क, जितना कि कतर, कुवैत, बहरीन, इतना बड़ा वो एक मुल्क है, लेकिन इस एक छोटे से मुल्क ने पूरे मिडल ईस्ट की जो एक रीजन है उस रीजन को तबाह और बर्बाद कर रखा है। कतर से लेकर बहरीन, सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, यमन, ओमान, सब जगह उथल पुथल मच रही है इस एक छोटी सी कंट्री के अंदर। क्योंकि ये एक जोग्राफिकली, और आप ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर इसराइल। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ये चाहेगा कि अगर इसराइल की साख को अगर कुछ होता है तो उसकी साख को हो रहा है, इसराइल की पॉपुलैरिटी को अगर कुछ हो रहा है तो अमेरिका की पॉपुलैरिटी को हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देखें जितने भी मिडल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज थी सभी जगह, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, कतर के अंदर सबसे बड़ा एयरबेस है अल उबैदा एयरबेस, ईरान को छोड़कर, क्योंकि ईरान के अंदर कोई भी एयरबेस नहीं है, अमेरिका का कोई भी दबदबा नहीं है। अभी वॉर हुआ है 12 दिन का ईरान और इसराइल के बीच में, इसमें भी अमेरिका ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। लेकिन इससे अलहदा जो और जो रीजन है
मिडल ईस्ट का जो रीजन है ईरान को छोड़कर, ये बहुत ही जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमेरिका के लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प who has enabled Israel genocide in Gaza since he assumed office in January has not been awarded Nobel Prize Peace Prize। अभी मिस्र के जो प्रेसिडेंट हैं उसने ये ऐलान करा था, उसने मतलब ये कि एक रिक्वेस्ट ये करी थी कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो डोनाल्ड ट्रम्प को मिलना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने 6 वॉर रुकवा दी हैं और 7वां वॉर अब जो गज़ा और मतलब इसराइल के बीच में हुआ था वो भी अब रुक गया है। तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मतलब ये कि जो शांति का जो पुरस्कार है वो शांति का पुरस्कार अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प को मिलना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद जो पीस प्राइज़ जो मिला है वो मिला है वेनेजुएला की मारिया कॉर्निया मैकाडोनो। किस चीज़ के लिए मिला है? वो मिला है उनके टायरलेस एफर्टलेस काम के लिए जो उन्होंने वेनेजुएला के अंदर काम किया है, क्योंकि वो एक अपोजिशन में है, एक डेमोक्रेटिक एक अलायंस का एक वो हिस्सा है। लिहाजा जो वेनेजुएला के अंदर जो सालों से गवर्नमेंट वहाँ पर बैठी है उसके खिलाफ वो बराबर वहाँ पर काम कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। लिहाजा जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो उनको मिला है इसके तहत। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर यह है कि रिक्वेस्टें की गई हैं डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने एक शांति के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर काम किया है, लिहाजा शांति के लिए कुछ काम नहीं किया है। अभी मैं आपको सच्चाई बताऊंगा अमेरिका की कि क्या अमेरिका ने इसराइल के साथ में किया है, क्या अमेरिका ने जो उसके डोनाल्ड ट्रम्प है वो गज़ा के लोगों का के साथ में किया है। देखिए जीएचएफ के बारे में आप सभी लोग आप जानते हैं कि जीएचएफ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो गज़ा के अंदर ऐसे इमदाद बांटने का वो काम कर रही थी। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पर क्या किया है, वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे कमांडो वहाँ पर तैनात किया है, जो भी मतलब यहाँ पर लोग खड़े हुए थे उसके वर्कर्स जो काम कर रहे थे, AK-47 उनके हाथों में थमा दी गई, एयर गन्स उनके हाथ में थमा दी गई, बड़ी बड़ी मशीन गन उनके हाथ में दे दी गई कि अगर कोई भीड़ आपका कहना ना माने तो उस पर अददुना फायरिंग कर दो। लाखों हज़ारों की तादाद में जो फ़िलिस्तीनी थे, जो गज़ा के लोग थे, भूखे प्यासे, अपनों के कुछ खाना पीना उनको कुछ खिलाने के लिए ताकि कुछ वहाँ से मिल जाए, वहाँ पर उन पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई हैं, ताबड़तोड़ उन पर गोलियां मारी गई हैं और वहाँ पर लोग रोज़ मर रहे थे। तो ये किसका हिस्सा था? ये अमेरिका और इजराइल का हिस्सा था। ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि गज़ा के अंदर वॉर रुक गया? जी नहीं, गज़ा के अंदर अभी पूरे मुकम्मल तौर पर वॉर नहीं रुका है। अगर ये फर्स्ट फेज़ अगर कामयाब हो जाता तो इसकी और आगे की कार्रवाई होगी। देखिए ये जो सीज फायर जो डील है ये एज ए फेज के अकॉर्डिंग तय हुई है कि अगर कोई से भी फेज में अगर मतलब ये है कि पूरी तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स है, जो 20 पॉइंट्स के तहत मतलब ये पीस डील ये साइन हुई है, ये जो सीज फायर डील है ये साइन हुई है हमास और इसराइल के बीच में। अगर कहीं भी कोई नुक्ताचीनी अगर होती है तो पूरी तरीके से जो पीस डील है दोबारा से रुक जाएगी। यहाँ पर इसराइल ने यहाँ पर वार्न कर दिया है कि हमास के साथ में हम मतलब अगर हमारा जो मतलब हमने मुआहदा तय किया है, जो हमारे जो पॉइंट्स अगर वो फुलफिलमेंट नहीं हुए तो हम दोबारा से हमास के ऊपर, उसके लड़ाके या गज़ा के ऊपर अटैक कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से कोएग्जिस्ट नहीं हुए हैं गज़ा के अंदर से। लिहाजा द इजरायली ऑक्यूपेशन इज सेट टू रिलीज अराउंड 2,000 Palestinian prisoners exchange for captives held in Gaza, including 1,700 people who were abducted from Gaza since October 2023। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जब से ये वॉर शुरू हुआ अभी तक 7 अक्टूबर 2025 तक अभी तक कम से कम 1700 जो गज़ा के लोग थे उनको बंदी बना लिया गया, चाहे वो वेस्ट बैंक के हों या गज़ा के लोग हों। और इसके अलावा 300 और हैं। मतलब टोटल मैं ये कह सकता हूँ कि 2000 के आसपास में जो फ़िलिस्तीनी प्रिजनर्स ने इसराइल की कैद में उनको छोड़ा जाएगा। अभी पूरी तरीके से नाम रिवील नहीं हुआ है कौन कौन इसमें शामिल होगा, लेकिन जो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि मरवान एक फ़तह जो एक ग्रुप है हमास का या इजरायली वेस्ट बैंक के अंदर महमूद अब्बास का, उसका जो वो लीडर है बहुत अपनी एक अच्छी पकड़ वहाँ पर वो रखता है, उसको वो छोड़ा नहीं जाएगा। और कई बड़े बड़े लीडर्स हैं फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सबसे एक मेन वजह यह है इन टोटल 250 prisoners serving life sentences from Israeli jails and around 1,700 Palestinians from Gaza who did not participate in the October 7 resistance operation and have been abducted and detained by Israeli forces since October 7 are set to be released।
250 अलग हैं और 1700 लोग अलग हैं जो इस फिलिस्तीन के लोग थे, उनको छोड़ा जाएगा। 22 फिलिस्तीनियन माइनर्स फ्रॉम गजा विल बी फ्रीड एंड 360 बेबीज विल आल्सो बी ट्रांसफर टू द स्ट्रिप। मतलब 360 बेबीज हैं और 200 क्या 22 के आसपास में जो बच्चे हैं जो इजराइल की कैद में हैं, उनको भी छोड़ा जाएगा इस मुआहदे के तहत। और इसके अलावा 360 बॉडीज विल आल्सो बी ट्रांसफर टू द स्ट्रिप। 360 के आसपास में बॉडीज भी हैं, उनको भी छोड़ा जाएगा जो इजराइल की अभी कैद में हैं। और इसके अलावा ऑन द सेकंड डे ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द फीस्ट ऑफ Tabernacle, settlers stormed the Ibrahimi Mosque in Hebron and performed Talmudic dances in its courtyard south of the West Bank. South of the West Bank का जो इलाका है वहाँ पर इब्राहिमी मॉस्क एक पड़ती है जो तीनों ही मज़हब के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एक मस्जिद है। यहूदी कहते हैं कि ये उनका सिनागॉग है, क्रिश्चियन कहते हैं कि ये उनका मतलब ये है कि चर्च है, और मुस्लिम कहते हैं जो अभी वहाँ पर पूरी तरीके से रूल करते आए हैं वो कहते हैं कि उनकी मस्जिद है इब्राहिमी मॉस्क। इब्राहिमी मॉस्क एक बहुत पुरानी मस्जिद है जहाँ पर तीनों ही जो धर्म है, जो तीनों ही रिलीजन है, उनका एक बिलीफ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक और ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर बहुत बड़े बड़े जो पैगंबर गुजरे हैं उनके लिहाज से वो बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है इब्राहिमी मस्जिद। इब्राहिमी मस्जिद को अभी इजरायली कंट्रोल में पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा इब्राहिमी मॉस्क का वो इजरायली कंट्रोल में है। उसने हाल ही में उसको कैप्चर किया है, कैप्चर तो नहीं कब्जा किया है उसने, और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये मतलब ये है कि इसके खिलाफ वर्जी है। लिहाजा ये इब्राहिमी मॉस्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तीनों ही मज़हब के अंदर। वहाँ पर तलमुदिक डांस हुआ है, यहूदियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है, नाच गाने हुए हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल जो प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? बैन गिवीर, एतमार बैन गिवीर जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है। अभी जो मतलब ये है कि कल जो सीज़फायर के बारे में बात हुई थी, मैंने कई अपनी मतलब रिपोर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि जब ये सीज़फायर के बारे में बात हुई एग्रीमेंट एक्सेप्टेड भी हो गया, लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद में ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल गया है आपका जो इजराइल की जो कैनेस्ट है, जो कैबिनेट मीटिंग जहां पर हुई है वहां पर ये मीटिंग हुई है, और इस कैबिनेट मीटिंग में अमेरिका के जो मेन आदमी हैं जेनेट कुशनर और विटकॉफ ये इसमें शामिल हुए हैं। बराबर उन्हें दाहिना हाथ और बाइना हाथ समझा गया है इस लीड का, इस सीज़फायर का, और वो भी इस सब के बीच में मौजूद थे जब ये हुआ है। और इसके बावजूद वहां पर 2 से 3 लोग ऐसे थे जो इसके खिलाफ थे। मतलब ये कि वो चाहते थे कि ये सीज़फायर ना हो, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सीज़फायर होना चाहिए, और हुआ भी यही। उन दोनों ने बिल्कुल भी वोट नहीं करा सीज़फायर के लिए। एतमार बैन गिवीर और स्मोट्रिच जो वहाँ का जो बहुत अल्ट्रा ज़ायनिस्ट जो लोग माने जाते हैं, और इसके अलावा जो 2 से 3 और लोग थे जो पूरी तरीके से उन्होंने मतलब यह है कि वोट नहीं दिया है। लिहाजा पूरी जो पार्लियामेंट मेंबर्स थे वो एक तरफ और 2 से 3 आदमी वो एक तरफ। लिहाजा मतलब यह है कि उसको एग्रीमेंट मिल गया, उसको एक्सेप्टेड कर लिया कि नहीं अब सीज़फायर के बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि फाइनेंशियली भी और फिर फिजिकली भी बहुत ज़्यादा जो आईडीएफ के अंदर बराबर उथल पुथल ये मच रही थी। जो उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो बराबर ये डिमांड कर रहे थे आईडीएफ सोल्जर्स के कि अब सीज़फायर होना चाहिए। इस शुरुआत में 1-1.5 महीने पहले जब इयाल ज़मीर जो आईडीएफ का चीफ ऑफ स्टाफ है उसने बराबर ये बोल रहा था अपनी कई मतलब स्टेटमेंट में, उसने ये कहा कि आईडीएफ के जो सोल्जर्स है वो अब कैपेबल नहीं है गजा सिटी को दोबारा से रिकैप्चर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो हमास के लड़ाके हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनली बहुत स्नाइपरी तौर पर वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। लिहाजा वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरंगें हैं, सुरंगों का जाल, जिस तरीके से मकड़ी का जाल होता है ऐसे ही वहाँ पर हमास ने सुरंगों का जाल बनाया हुआ है। लिहाजा क्योंकि यहूदियों की ज़िंदगी आप देखें, क्योंकि एक यहूदी बहुत कीमती है। फर्स्ट नंबर पर आते हैं क्रिश्चियन पॉपुलेशन के मामले में, सेकंड नंबर पर आते हैं मुस्लिम, और थर्ड नंबर पर आते हैं हिंदू, बुद्धिस्ट, ये सब आते हैं। लेकिन जो ज़ायनिस्ट लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो बहुत गिनती के हैं। तो इजराइल ये चाहेगा कि कोई भी मतलब उसका एक वाहिद जो आईडीएफ का जो सोल्जर है वो ना मरे, और इसी वजह से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि बराबर इजराइल की जो इंटरनल
जो लोग थे, उसके जो खुद के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ये है बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। तेल अवीव में, यरूशलेम में, हाइफा के अंदर बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं। तब कहीं जाकर ये सीज फायर के बारे में बात हुई। देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट सबसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता यहाँ पर मैं चलूँ कि यहाँ पर अभी जो सीज फायर हुआ है वो कोई मतलब ये है कि गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ है, अमेरिका के ट्रम्प की वजह से नहीं हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड की वजह से हुआ है। जी हाँ, इसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, कुछ मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, बराबर वो एहतजाज कर रहे थे उनके लोग, बराबर जो इजराइल की जो कंपनीज थी, अमेरिकन की जो कंपनीज थी, बराबर उनको बायकॉट किया जा रहा था और उस बायकॉट की वजह से बराबर उनकी साख पर बट्टा बैठ रहा था, उनको कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा था, उनकी कमाइयां नहीं हो रही थी और इसी वजह से उनकी जो मतलब यह है कि इनकी जो एक मार्केट के अंदर उनका जो दबदबा था, सपोज करें मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, केएफसी है, जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, कारफूर हैं, इनकी साख को बहुत बड़ा बट्टा बैठा था और लोग वहां पर नहीं जा रहे थे। सबसे ज्यादा जो कमाइयां होती हैं इन कंपनीज की कहां पर होती हैं? मिडल ईस्ट के अंदर होती हैं, इंडिया के अंदर होती हैं इन लोगों की कमाइयां। तो लोगों ने वहां पर जाना ही बंद कर दिया, बॉयकॉट कर दिया उनका कंपनीज का, और इसके बाद में इन कंपनीज की जो एक फाइनेंशियली स्ट्रांगनेस थी, जो उनकी कमाइयां थी, धड़ धड़ाकर वो मतलब कोलैप्स होनी शुरू हो गई, उनकी कमाइयां नहीं हुई। और जब ये पैसा है, जब इजराइल नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? उनको दिख जाएगा कि अब हमारे पास में पैसा नहीं, अब हमारा यही होगा कि हम कैसे ना कैसे करके इस जंग से अपना पल्ला झाड़ लें, कैसे ना कैसे करके हम अपने घुटने टेक दें। देखिए यहाँ पर अभी आप देखें, ना तो यहाँ पर हमास की जीत हुई है और ना ही यहाँ पर इजराइल की जीत हुई है। सिर्फ यहाँ पर यह है कि जो शेयर ले रहा है वो अमेरिका ले रहा है। यहाँ पर मतलब यह है कि जो नोबेल पीस प्राइज था, जो पीस प्राइज ऑफ नोबेल, वो कौन लेना चाह रहा था? वो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रम्प था वो लेना चाह रहा था, लेकिन उसको यहाँ पर मिला नहीं है। जो वेनेजुएला की अभी जो मैंने आपको नाम बताया है, जो डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं मिला, डोनाल्ड ट्रम्प के अलावा जो मारिया कोरोनिया मैकार्डो ऑफ वेनेजुएला विंस नोबेल पीस प्राइज 2025 फॉर वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स इन हर कंट्री। डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो उन्होंने अपने कंट्री में काम किया है वेनेजुएला के अंदर, उनको ये नोबेल पीस प्राइज मिला है। अब आप देखिए यहाँ पर अमेरिका ने क्या काम करा है। अमेरिका ने तो कुछ भी यहाँ पर काम नहीं किया, ब्रिटेन ने तो कुछ भी यहाँ पर काम नहीं किया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए जब हॉलोकॉस्ट हुआ था जर्मनी के अंदर, हिटलर ने करा था, तो हिटलर ने चुन चुनकर यहूदियों को मारा था। कैसे मारा था? उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया था, उनके निशान का, उनके स्टार का, कि ये एक एक यहूदी है, चुन चुन कर इनको मारो। एक एक यहूदी को चुन चुन कर गैस चैम्बरों के अंदर डाल दिया, एथनिक क्लीनिंग उसने कर दी। और वही जो हॉलोकॉस्ट, सेकंड हॉलोकॉस्ट का जो रुख है वो गजा के अंदर हो रहा था, जो इजराइल कर रहा था। आप क्या समझते हैं? नेतन्याहू को, जिसको बीबी भी कहा जाता है, बीबी एक उसका रिस्पेक्टेड नाम है, कोई वो प्योर तरीके से मतलब ये है कि मिडल ईस्ट का है? जी नहीं। नेतन्याहू एक फौज में था, ज़ायनिस्ट है, जिस तरीके से जो ज़ायनिस्ट नेतन्याहू है, ट्रम्प है, बैन गिवीर है, ये सब ज़ायनिस्ट लोग हैं। तो ये शुरुआत से ये बोलते हुए आए हैं कि हम ग्रेटर इजराइल बनाकर रहेंगे। लिहाजा और जो अरब ममालिक कंट्रीज उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी कि ये मतलब ग्रेटर इजराइल क्या बना रखा है आपने? क्या कोई ग्रेटर इजराइल तुम्हारा मतलब यह है कि कोई ज़ाती मकान है? फिर तुम्हारी ज़ाती ज़मीन है? देखिए जिस तरीके से आप आए हो ना, ऐसे ही खदेड़ दिए जाओगे आज के टाइम में। क्योंकि आप देखें कि उस टाइम के हिसाब से और आज का टाइम जो सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो एक एक वीडियो, एक एक पिक्चर पूरे वर्ल्ड के जितने भी आदमी हैं जिन के हाथों में मोबाइल फ़ोन है, सब लोगों तक ये पहुँच रहा है। आपकी असलियत सब लोगों तक पहुँच रही है। उस टाइम में हिटलर ने क्या काम करा वो अंदरूनी वहीं के लोग जानते थे। बहुत टाइम के बाद में खबरें आनी शुरू हुई थी, लेकिन अब एक एक पल की रिपोर्ट एक एक सेकंड में मिल जाती है पूरे वर्ल्ड को। लिहाजा आप क्या समझते हैं कि आपका जो एक सपना है, आपका जो ख्वाब है, वो एक ख्वाब ही रह जाएगा ग्रेटर इजराइल बनाने का? इस चीज़ के बारे में और दूसरे आप वीडियो में तफसील से मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेटर इजराइल क्या है और क्यों इजराइल इसको चाहता है कि मतलब कुछ कंट्रीज को की ज़मीनों पर कब्जा करके वहाँ पर क्या इजराइल बनाएगा, ग्रेटर इजराइल क्यों बनाएगा। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।